इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, फल नहीं आएंगे, शाखों पर बम आएंगे। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। इंडिया बोले के खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा में आपका स्वागत है। आज की पॉलिटिकल कथा में हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यह कहानी है एक खूंखार बाहुबली की, जिसके कंधे पर बंदूक रखकर, या यह कह सकते हैं कि जिसके कंधे पर राजनीति कर एक मुख्यमंत्री समाज का नायक बन गया। हालांकि उसकी पार्टी की छवि वैसी नहीं थी। जनता को ये इल्हाम है कि जब वह पार्टी प्रदेश में सत्ता में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ गुंडई होगा। लेकिन कोशिश की गई एक बाहुबली के बहाने कि किसी तरीके से पार्टी की छवि बदले। हम एक आम आदमी की बात करने जा रहे हैं जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में दूध बेचता था। दूध बेचते बेचते वह शराब बेचने लगा और शराब बेचते बेचते शराब माफिया बना। माफिया का राजनीति से संबंध तो जग जाहिर है। फिर उसे राजनीतिक संरक्षण मिला और फिर वह राजनेता बन गया और फिर मादा इतनी कि कभी भी सरकार को गिरा दे या बना दे। जी हाँ, आज एक ऐसे खूंखार शख्स की कहानी, जिसे अपने राजनीतिक गुरु की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है, जिस पे दर्जनों अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन आज तक बहुत कुछ उसका कोई बिगाड़ नहीं पाया। रसूख आज भी कायम और व्यापार उसकी नई पीढ़ी संभाल रही है। यह कहानी है देश की राजधानी से ठीक सटे एक गांव सरफाबाद में रहने वाले धर्मपाल की। धर्मपाल दूध बेचने का धंधा करता था। एक दुकान चलाता था और वहां से दूध ले जाकर वो दिल्ली बेचता था, और वो भी दूध साइकिल से ले जाता था। साइकिल से दूध बेचते बेचते वह एक दिन शराब माफिया किशन लाल के संपर्क में आया। किशन लाल को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। शराब अपने साथ अपराध लाता है। शराब के धंधे से अवैध शब्द का अन्योन्याश्रय संबंध है, यह किसी से छिपा नहीं। और फिर वह दूध बेचने वाला धर्मपाल धीरे धीरे शराब बेचने लगा और फिर शराब के अवैध धंधे में उतर गया और फिर वो धन पशु भी बना। आने वाले समय में उसे राजनीतिक संरक्षण की जरूरत हुई, जो उसे बहुत ही कम मेहनत के बदौलत प्राप्त हो गया और उसमें सहयोगी बनी कांग्रेस पार्टी। हम उस धर्मपाल की बात कर रहे हैं जब दूध बेचते बेचते वो शराब माफिया बना, और शराब माफिया से जब वो राजनीति में आया तो उसका नाम हो गया डीपी यादव। डीपी संभवतः आप भी जानते होंगे। जब धर्मपाल यादव से जब वो डीपी हुआ तो उसका रसूख कुछ बढ़ गया। आज भी उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उसे मंत्री जी कहते हैं। आज भी उसका रसूख कोई कम नहीं हुआ। यह धर्मपाल यादव के शुरुआती दौर की कहानी है। अब आपको यह बताएंगे हम आगे कि कैसे उसके कंधे पे एक नौजवान मुख्यमंत्री राजनीति करता है और अपनी पार्टी की छवि बदलने का भरसक प्रयास करता है, लेकिन वैसा संभव हो नहीं पाता। लेकिन सत्ता का मजा जरूर मिल जाता है। दूध बेचकर शराब के धंधे में उतरने वाले धर्मपाल उर्फ डीपी यादव का रसूख कैसे बढ़ा, आप इसको इस तरीके से समझिए। वो सरफाबाद अपने गांव से दूध ले जाता था, फिर शराब माफिया किशन लाल के संपर्क में आया। बताया जाता है कि उस समय जोधपुर से कच्ची शराब आती थी।
अब समझिए कि वो किशन लाल का भी इस व्यवसाय में बाप बन बैठा। जब 350 लोग 1990 में हरियाणा के इलाके में जहरीली शराब पीने से मारे गए तो डीपी यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब साफ था कि उस समय उसका आपराधिक जीवन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर चुका था और उसके बदौलत उस बड़े कांड में भी वो बड़ी आसानी से बच निकला। अब बात करते हैं उसके राजनीतिक सफर की। 80 के दशक में डीपी यादव पैसा और पावर के घालमेल का एक जबरदस्त नमूना है। डीपी यादव को सबसे पहले कांग्रेस नेता बलराम यादव ने कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग यानी गाजियाबाद से उसे अध्यक्ष बनाया। फिर वह दादरी के विधायक महेंद्र सिंह भाटी के संपर्क में आया। महेंद्र सिंह भाटी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के बाद वो बड़ी तेजी से अपने राजनीतिक सफर पर निकल पड़ा। रसूख इतना बढ़ा कि बुलंदशहर से विधानसभा पहुंचा और मुलायम के मंत्रिमंडल में पंचायती राज मंत्री बन गया। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव को धनी लोगों की जरूरत थी, डीपी को मंच चाहिए था और मुलायम को पैसा, तो दोनों का आसानी से मिलन हो गया। मुलायम सिंह यादव ने धर्मपाल उर्फ डीपी यादव को बुलंदशहर से टिकट दे दिया और फिर क्या था, पैसा और पावर के गठजोड़ से वह विधायक बना और मुलायम के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बने। डीपी यादव के कारनामे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 1992 में उसने अपने राजनीतिक गुरु महेंद्र भाटी की ही हत्या कर दी। उसके बाद तो समझिए कि अपराध की लाइन लग गई। डीपी पर 9 हत्या, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती, अपहरण और फिरौती के मामले दर्ज हुए। टाडा और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई। 2015 में कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। डीपी ने दूध से जो धंधा शुरू किया वो शराब पर पहुंचा, फिर शुगर मिल, पेपर मिल, होटल, रिसोर्ट, टीवी चैनल, स्कूल, कॉलेज, खदान और कंस्ट्रक्शन के काम में बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। राजनीति में आने के बाद डीपी यादव की एक फितरत थी। जैसे 1992 में उसने अपने राजनीतिक संरक्षक और राजनीतिक गुरु महेंद्र सिंह भाटी की हत्या कर दी, तो उसी तरीके से जिस मुलायम सिंह यादव ने उसे बुलंदशहर से विधायक बनवाया, अब बारी थी मुलायम सिंह यादव के ही खिलाफत करने की। डीपी यादव उस पर भी उतारू हो गया। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव से उसके बड़े करीबी रिश्ते थे शुरुआती दौर में, और वो रसूख जो अपना बनाता था वह ऐसे कि महंगे गिफ्ट देकर वो मंत्रियों को और बड़े अफसरों को अपनी तरफ कर लेता था। अब जरा सोचिए कि दूध का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति कुछ ही दिनों में अपने डिक्लेरेशन में जब वो विधायक बना तो उसके पास 5000 करोड़ की संपत्ति थी। पैसा और पावर के घालमेल ने एक और डॉन को राजनेता बना दिया था। लेकिन भला डीपी कहाँ रुकने वाला था? उसने अपने राजनीतिक संरक्षक मुलायम सिंह यादव से ही बगावत कर दी। बताया जाता है कि डीपी से गहरे संबंधों की वजह से मुलायम की छवि भी खराब होने लगी। साथ ही पार्टी पर भी धर्मपाल यादव का प्रभाव काफी बढ़ने लगा। मुलायम सिंह यादव ने धर्मपाल यादव से किनारा कर लिया, लेकिन डीपी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और मुलायम के खिलाफ ही लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने पहुंच गया। लेकिन उसे जबरदस्त हार मिली। बाद में मुलायम के भाई राम गोपाल यादव के खिलाफ भी खड़े हुआ और फिर से वह चुनाव हार गया। आप सबको याद होगा नीतीश कटारा हत्याकांड के बारे में। यही डीपी यादव के राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नीतीश कटारा हत्याकांड की कहानी कुछ इस प्रकार है। नीतीश कटारा और डीपी यादव की बेटी भारती एक दूसरे को चाहते थे और शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। डीपी यादव को यह बर्दाश्त नहीं था। शुरुआती दौर में संभवतः यह घर वालों को पता नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि डीपी यादव के बेटे विकास यादव ने
अपनी बहन भारती और नीतीश कटारा को दिल्ली के ही एक फंक्शन में देख लिया। 17 फरवरी 2002 को नीतीश को अगवा करके खुर्जा इलाके में उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के 2 दिन बाद नीतीश की अधजली लाश के टुकड़े पुलिस ने बरामद किए। पुलिस तफ्तीश में विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को आरोपी बनाया गया। 30 मई 2008 को विशाल, विकास और सुखदेव पहलवान को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस कांड के जांच को प्रभावित करने में डीपी यादव ने खूब जोर लगाया, लेकिन दाद देना पड़ेगा उस मां को, नीतीश कटारा की मां को, जिन्होंने हर कीमत पर अपने बेटे के हत्याकांड में अपराधी को सजा दिलवाने की ठान ली थी। और हुआ ऐसा ही। नीतीश कटारा की मां लगातार धमकियां मिलने के बाद भी नहीं रुकी और वे अपने बेटे के हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। अब बात इस कहानी के केंद्र की। आखिर इस खूंखार नेता के कंधे पर बंदूक रख करके एक मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीति कैसे चमकाई, ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यह वाकया 2012 का है, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला था। मुलायम सिंह यादव जोर शोर से लगे हुए थे। अखिलेश ने भी पार्टी में एंट्री कर ली थी। चुनाव में लब्बो-लुआब यह था कि पार्टी की जो छवि, यानी समाजवादी पार्टी की जो छवि थी, वह एक छवि बड़े ही, मतलब आप कह सकते हैं कि जनता के बीच में एक गुंडई वाली छवि थी कि जब जब ये सत्ता में आते हैं तो अपराधियों को बढ़ावा मिलता है, आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस छवि से बचने के लिए डीपी यादव को टिकट देने का फैसला नहीं किया गया। इस फैसले पर मुहर लगा दी अखिलेश यादव ने। जैसा सबको पता है कि 2017 में मुख्तार अंसारी को सपा में, मुख्तार अंसारी की पार्टी को सपा में विलय करने के नाम पर अखिलेश ने बगावत कर दी थी और पार्टी 2 धड़े में बंट गई थी। और यही हाल उस समय भी हुआ जब डीपी यादव को 2012 में टिकट देने की बात सामने आई तो अखिलेश ने बगावत कर दिया। चूंकि छवि बनानी थी ताकि प्रदेश में जो एक जनता के बीच में अवधारणा बनी है वो किसी तरीके से खत्म हो। लेकिन कहा जाता है ना कि अवधारणा जब बन जाती है तो बन जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही थी और विश्लेषकों का मानना है कि सपा की छवि बहुत अच्छी नहीं है, जिसके लिए इस चुनाव में भी अखिलेश यादव को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। हालांकि आप अगर सर्वे देखेंगे या बाकी चीज़ों को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं से ये चीज़ें निकल के आ जाती है। योगी भी इसका मजा लेते हैं कि सपा में क्या होता था सबको पता है, सपा के कार्यकाल में क्या होता था ये सबको पता है। तो ये एक प्रकार से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए माइनस पॉइंट है। लेकिन इस खूंखार बाहुबली के कंधे पर बंदूक रख करके और अखिलेश ने जो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, यह काबिल तारीफ है। हालांकि अखिलेश के इस काम की सराहना होनी चाहिए कि ठीक है, डीपी यादव या मुख्तार अंसारी जैसे लोगों से वो कन्नी काटते रहे हैं। हालांकि राजा भैया को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ये कौन है राजा भैया। मतलब साफ है, जो अपराध के बड़े नाम हैं उत्तर प्रदेश में, उनके खिलाफ अखिलेश ने मोर्चाबंदी की है, उसमें सफलता मिली है। इसके लिए अखिलेश यादव को धन्यवाद भी देना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब यह था कि एक बाहुबली के कंधे पर बंदूक रखकर जो दूध से शराब बेचते बेचते माफिया बना और माफिया बनने के बाद राजनेता बना और बाद में वो इतना धन कमाया कि सरकार गिराने और उसे बनाने का मादा रखने लगा। लेकिन अखिलेश यादव की सराहना सबको करनी चाहिए कि उन्होंने नौजवान रहते हुए इसका खिलाफत किया। ये थी कहानी एक खूंखार बाहुबली के कंधे पर बंदूक रखकर एक मुख्यमंत्री द्वारा अपनी राजनीति चमकाने की। हालांकि इसे सकारात्मक वे में ही लेना चाहिए। फिर अगली बार किसी और कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।